हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो ये वीडियो हम आज की आपके लिए जो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए। जो हमारा क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया था FMPHW और MMPHW का, जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था, लास्ट यही हुआ था एग्ज़ाम। तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पार्ट 2 है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आपका, लाइक्स भी अच्छे आए। तो यहाँ पे हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं इस वीडियो के। जो इस सीरीज़ के जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसके ऑलमोस्ट 5+ पार्ट्स आएंगे या 5 तक पार्ट्स आएंगे। हर एक पार्ट में हम 25 MCQ डिस्कस कर रहे हैं। आज के पार्ट में 25 MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो MCQs हैं, ये जूनियर स्टाफ नर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो जहाँ फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो गया या और कोई मेडिकल एग्ज़ाम जैसे GMCs वगैरह में होते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि MCQ से आपको आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। जब आप स्टडी करते हो तो आपको फ्रेम हो जाता है माइंड में कि कैसा MCQ रहेगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तक अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इससे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो आज हम जो शुरू करेंगे वीडियो, ये 25th MCQ हमने डिस्कस कर दिया था। 26 MCQ से करेंगे। 25 MCQ अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक जो मैं आई बटन में भी लगा दूंगा, जहाँ आप हमारी प्ले लिस्ट में जा सकते हो। पहला भी हमने पेपर जो 2016 में हुआ था FMPHW और MMPHW का, वो भी डिस्कस किया है। वो भी आप जाके वहाँ देख सकते हो प्ले लिस्ट में, जहाँ एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो रहेगा, ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो ये आपको पूछा है यहाँ पे इस MCQ में कि इनमें से जो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है वो जो है वो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन है। तो पहला अटेंशन है, B मेमोरी है, C परसेप्शन है, और D मोटिवेशन है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर था वो D था, या D है मोटिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट MCQ जो आपका 27th है, यहाँ पे विच ड्रग काजेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन सी ड्रग से होता है? चार ड्रग्स हैं यहाँ पे, क्लोप्रोमोजाइन, पेंसिलिअमाइन, और सल्फेनामाइड, और एरिथ्रोमाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर था, पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको आइडिया होगा कि नेफ्रॉन किडनी के रिलेटेड है, नेफ्रॉन में कुछ दिक्कत बनती होगी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपकी किडनी का डिसऑर्डर है ये, उसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं छोटी छोटी, यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है उसका वाटर वगैरह का, वो जो है उसमें दिक्कत आ जाती है। तो उससे आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। वो किस ड्रग से होता है इन्होंने पूछा हुआ है। तो ये पेंसिलिअमाइन जो ड्रग है इस नाम की, उससे जो होता है ये सिंड्रोम, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट जो है 28th MCQ है। तो विच लर्निंग मेथड इज़ बेस्ट फॉर रेक्टिनेशन रेट। तो बोल रहे हैं कि इनमें से ये आपके लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, जनरल मैं समझाऊंगा आपको। बोल रहे हैं कि कौन सा जो मेथड है इसमें लर्निंग का, मतलब सीखने का, जो आप स्टडी करते हो या सीखते हो, कुछ भी करते हो, जिससे रेटिनेशन रेट हाई रहता है, मतलब हम बोलते हैं ना, हमें भूल गया पढ़ के। तो कौन सा जो है तरीका जिससे हमें याद रहता है? डिस्कशन, B लेक्चर, C सेमिनार, D लर्निंग बाय डूइंग। तो आपको पता है कि जो एक बार आप काम करते हो, जैसे आप डेली कहीं स्कूल जाते हो, तो आपको, या डेली कुछ भी काम करते हो, तो वो आपको मतलब डेली करते हो, जहाँ मतलब जो करते हो आप ऐसे याद करते हो। मान लो आप कहीं, आपको बोला जाता है कि आपको उस जगह गए हो आप, तो आपने सिर्फ बुक्स में पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे, या डिस्कशन में सुना होगा कि वो जगह ऐसी है, तो आपको कम याद रहेगा। अगर आप खुद वहाँ पे विजिट किया होगा तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। जहाँ एक्सपेरिमेंट ही आप कोई करते हो, जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो, प्रोसीजर पढ़ते हो, प्रोसीजर से हमें आपको कम समझ आता है, पर आप क्या करते हो, जब उसको एक्सपेरिमेंट को खुद करते हो तो आपको ज़्यादा समझ आता है। तो वो लर्निंग बाय डूइंग। तो इनमें से जो रेटिनेशन रेट है, मतलब याद रहने का तरीका जो सबसे ज़्यादा, वो लर्निंग बाय डूइंग है। इसलिए जो आप आपने ट्रेनिंग की है, इसमें भी आप हॉस्पिटल में जाके अगर आपने कुछ चीज़ खुद प्रैक्टिकली की होगी, परफॉर्म किया होगा, तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा, ये रहेगा। तो 29th MCQ है जो इसमें पूछा हुआ, विच डाइटरी फैट कंसिस्ट ऑफ लिनोलेनिक एसिड। तो इसमें से कौन सा जो डाइटरी फैट, विच डाइटरी फैट कंसिस्ट ऑफ लिनोलेनिक एसिड का बना होता है? तो इसमें पूछा हुआ है। तो इसके ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन ग्राउंड नट है, B फ्लैक्स सीड, सीसम और बटर। इसका B ऑप्शन रहेगा, फ्लैक्स सीड, ये रहेगा। 30th MCQ और इस वीडियो का 5th MCQ ही है। हु इंट्रोड्यूस द टर्म कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर। इनमें से कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर की टर्म किसने जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी? चड्डा कमेटी, मुरलीधर कमेटी, बोर कमेटी, या मुखर्जी कमेटी। तो इसका C आंसर रहेगा, मुखर्जी कमेटी। और नेक्स्ट MCQ जो है वो 31st है। इसमें पूछा हुआ है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोर मैंस मीट। पोर मैंस मीट किसको कहा जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन A B बीट, C सीरियल, और D मेज। तो इसमें पल्सीज रहेगा, क्योंकि प्रोटीन जो मीट है वो भी फैट्स और प्रोटीन का सोर्स रहता है, और जो पल्सीज हैं वो भी उसकी
प्रोटीन के सोर्स रहती हैं, इसलिए उसको पोरमैंस डाइट कहा जाता है, क्योंकि सस्ती होती हैं पल्सिस और उससे पोरमैंस मीट कहा जाता है उसको, ठीक है। खासकर सोयाबीन वगैरह उसको, तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो रहेगा गाइज, ये MCQ है 32। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा एंड अपैक्यू रिंग इज सीन ऑन द फीटल सर्विस। वो कौन सा प्लेसेंटा टाइप ऑफ प्लेसेंटा है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा आपको इसलिए पढ़ने हैं जिसमें एक अपैक्यू रिंग दिखती है फीटल सरफेस पे। तो ऑप्शन है इसमें बाईपार्टाइट प्लेसेंटा, सुसीटूरिएट प्लेसेंटा, वेटल डोर प्लेसेंटा और सर्कुम्बेलेट प्लेसेंटा। तो इसका आंसर डी रहेगा, सर्कुम्बेलेट प्लेसेंटा। तो ये गाइज कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसका लेवल हार्ड लेवल का था। तो ये थोड़ा जो हाई लेवल का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको बता दूं, आपको 120 में से 120 ठीक नहीं करने होते सिलेक्शन के लिए। मैं बता रहा हूँ जिनका ये पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनका मैं बताऊँगा, बहुत कम MCQ उनके ठीक हुए थे, फिर भी उनकी सिलेक्शन हो गई थी, पोस्टें भी बहुत कम थी। तो जनरल में उनकी सिलेक्शन हुई थी यहाँ पे, तो ये बताऊँगा मैं आपको। तो इसलिए आपको 120 में से 120 MCQ ठीक नहीं करने हैं। डर नहीं जाना पेपर में, कॉन्फिडेंस रखना है। सबको सब कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना है और अपने से जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करनी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, अब हमें पूरा 120 क्वेश्चन होते हैं, हमें उसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी ऐसे दिख गए ना, हम कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं एग्जाम के टाइम कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं देखना, आपने मस्त रहना, उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी आप कर सकते हो, अभी जो आप तैयारी कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें अपनी बुक्स को और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें, तो आपका अच्छा रहेगा सब कुछ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33 है, इसमें देखेंगे विच ऑर्गन सेक्रेट्स बाइल इन द योर बॉडी। कौन सा ऑर्गन है जो बाइल सेक्रेट करता है। तो सिंपल क्वेश्चन भी कुछ आ जाते हैं। तो पेनक्रियाज है, ये लीवर है, गॉलब्लैडर, स्टोमक। तो लीवर ये इसका आंसर रहेगा, लीवर है। तो आपने क्या करना है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है कि अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करना है, ठीक है। ये रहेगा 34 जो MCQ इसका रहेगा, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड इन इंडिया। बोल रहे हैं कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जो है जो अफेक्ट करती है मदर और चाइल्ड की हेल्थ को इंडिया में, इंडिया का पूछा हुआ है। तो उसमें क्या रहेगा, वॉशन करता है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स करती है, माल न्यूट्रिशन करती है और जेनेटिक प्रॉब्लम। तो गाइस इसमें सी रहेगा, माल न्यूट्रिशन जो होती है, माल न्यूट्रिशन जो होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है किसी बच्चे को तो उसको माल न्यूट्रिशन बोलेंगे, माल नरिश्ड बोलेंगे उसको। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है जो हेल्थ अफेक्ट करती है इंडिया में मदर और चाइल्ड दोनों को। मदर को भी नहीं मिलती है, जब प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी सारे लोग अच्छी सी डाइट में नहीं ले पाते हैं, तो न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, तो उससे भी मदर में भी माल न्यूट्रिशन होती है और चाइल्ड में भी होती है। अगर उनको ढंग से मदर नहीं ले पाएगी तो प्लेसेंटा के तो बेबी की फीडिंग नहीं होगी, बर्थ के बाद भी ये दिखते रहती हैं। तो ये इसका सी रहेगा इसका ऑप्शन। तो नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द इक्विपमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो इसमें से कौन सा जो इक्विपमेंट है जो ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें रहेगा सफाइगानो मानोमीटर, सफिग्नो मानोमीटर, जपल्स ऑक्सीमीटर रहेगा, एरोस्कोप रहेगा या CVP ऑपरेटर्स रहेगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं, सही पेपर सॉल्व करने का एक ये रहता है कि आप सारे ऑप्शन आपको पता हो। मैं डिस्कस कर देता सारे ऑप्शन, पर इसमें दिक्कत ये है कि टाइम काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप खुद क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट लेके गूगल में लेंस में डाल के खुद सर्च करें या बुक्स पे देखें, सारे ऑप्शन के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें इक्विपमेंट आपको पता है जो यूज़ होता है मेज़र करने के लिए ब्लड प्रेशर, वो ए रहेगा इसमें, स्फिग्नो मानोमीटर रहेगा ये, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको सबको, थोड़ा प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट जो MCQ वो रहेगा, विच इज़ अ टेक्निक दैट द नर्स यूज़ फॉर चोकिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिव एडल्ट। बोल रहे हैं कि जो ना हमें गले में कुछ फंस जाता है ना, चॉकिंग होती है, पता आपको, खाते खाते कभी फंस जाता है। तो बोल रहे हैं कि नर्स कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट, रिस्पॉन्सिबल अडल्ट मतलब जो एक बड़ा है, मतलब जिसको होश है पूरा, अपना अडल्ट है, उसको अगर चॉकिंग हो जाती है तो नर्स कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी इसमें। तो ए रहेगा अब्डोमिनल थ्रस्ट, बी बैक स्लैप, सी चेस्ट थ्रस्ट और डी ब्लाइंड फिंगर स्वीप्स। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पहले ये करेंगे बैक स्लैप या चेस्ट थ्रस्ट इसको करेंगे, पर उसमें क्या रहता है कि किसी को चॉकिंग होती है तो पीछे से पकड़ते हैं और पहले अब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, फिर जाके बैक थ्रस्ट वहाँ पे दिया जाता है। तो इसका ये रहेगा सबसे पहले, ये आपको बेसिक ऐसे भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि चॉकिंग किसी को भी हो सकती है घर में। तो 37 जो रहेगा, तो जो नेक्स्ट रहेगा हमारा MCQ ये रहेगा, विच कंडीशन इज स्क्रीन बाय पैप्समियर, ठीक है। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो पैप्समियर से स्क्रीन की जाती है, मतलब पता लगाया जाता है या उसको फाइंड किया जाता है। तो ए एंडोमेट्रियल कैंसर, बी सर्वाइकल कैंसर, सी ब्रेस्ट कैंसर, डी ओवरियन कैंसर। तो इसमें से गाइस आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल, क्योंकि ये दोनों
जुड़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो रहता है सर्वाइकल कैंसर जो है वो मेन रहता है, ठीक है, एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यू है इसमें रहेगा ये 39 हमारा। तो इसमें रहेगा विच हेपेटाइटिस इज़ नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। कौन सी हेपेटाइटिस को सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन है जो पहला ए हेपेटाइटिस सी, बी हेपेटाइटिस ई, और सी जो हेपेटाइटिस ए है, और डी जो है हेपेटाइटिस बी है। तो मैं आपको बता दूं ये हेपेटाइटिस बी रहेगा इसमें। तो इसमें इसको सीरम हेपेटाइटिस क्यों कहते हैं, इसको सीरम हेपेटाइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल नेम इसका सीरम हेपेटाइटिस इसलिए पड़ा था, अब तो हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली ब्लड के थ्रू जो थी वो जो होती थी यहाँ पे फैलती थी, ठीक है, ब्लड के थ्रू इसका जो है फैलती थी। और फिर ये लिवर की डिजीज़ है एक। और आपने हेपेटाइटिस ए के बारे में पढ़ा था खाली, ये फेक इसका रूट जो है फीकल ओरल जो रूट है वो है। तो इसका है सीरम हेपेटाइटिस बी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीरम के थ्रू ब्लड के थ्रू ही फैलती है, या सीरम जो ब्लड का पार्ट लिया जाता है जो टेस्ट वगैरह में यूज़ होता था तो उसके थ्रू फैलती थी, इसलिए इसको सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है अब हम जल्दी करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, हमारी कोशिश यही रहती है कि शॉर्ट वीडियो। विच अमंग द फॉलोइंग इज असेस्ड थ्रू डी पल्पिटेशन। बोल रहे हैं कि डी पल्पिटेशन करती है ना, तो उससे क्या पता लगाया जाता है, स्किन टर्गर आर्गन्स टेम्परेचर मॉइस्चर। तो टेम्परेचर मॉइस्चर तो हो नहीं सकता, ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आपने पेपर में यही टेक्निक लगानी होती है, पहले एलिमिनेट करने ऑप्शन फिर दोनों देखने। तो इसमें आर्गन को चेक करने के लिए डी पल्पिटेशन की जाती है, जैसे पेट को दबा के आर्गन चेक करते हैं हमारे जो भी हैं वो डी पल्पिटेशन से। और 41 एमसीक्यू है जो ये रहेगा 41st, और विच एक्ट एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द प्रेवलेंस ऑफ कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिस। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो हमें बताता है, इंडिकेटर है मतलब जो हमें बताता है कि कंट्रासेप्टिव की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो रही है, मतलब कंट्रासेप्टिव का यूज़ है वो वाइडली हो रहा है। जैसे कंट्रासेप्टिव आगे काफ़ी सारे होते हैं बर्थ कंट्रोल के, जैसे पिल्स वगैरह, माला डी वगैरह, और काफ़ी सारे जो होते हैं तो वो यूज़ हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में। हमें कैसे पता चलता है, तो पहला कपल प्रोटेक्शन रेट से पता चलता है, ये इसका राइट आंसर है। जनरल फर्टिलिटी रेट से नहीं चलता, जनरल मार्शल फर्टिलिटी रेट से नहीं चलता, बर्थ रेट से नहीं चलता। तो कपल प्रोटेक्शन रेट ये होता है कि इसमें देखा जाता है कि जो कंट्रासेप्शन है वो कितना यूज़ है, एलिजिबल कपल्स को दिया जाता है। एलिजिबल कपल्स वो हो गए जो मतलब दोनों कपल मिलके एक अपने बेबी को या यंग वन को बर्थ दे सकते हैं। तो उसको इसमें क्या किया जाता है कि एलिजिबल कपल्स यूजिंग कंट्रासेप्शन डिवाइडेड बाय टोटल एलिजिबल कपल्स इंटू 100 किया जाता है, तो वो जो आपका कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिस प्रेवलेंस रेट जो आपका निकल जाता है, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू, तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू ये था, वीडियो किसी वजह से कट हो गई थी थोड़ी, अब दोबारा इसको शुरू करना पड़ा। तो यहाँ पे जो 44th एमसीक्यू हमारा रहेगा, इससे ऊपर एक रह गया गाइस, हाँ कहाँ पहुँचे थे, नहीं काफ़ी सारे एमसीक्यू हम आगे चले गए हैं। हाँ 41 42 हम डिस्कस कर रहे थे। तो 42 का यहाँ पे रहेगा वाई इज़ पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन सी होता है, गिवन अलॉन्ग विद INH एक ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग होती है। मैं आपको बोलूँगा कि आप ये कमेंट करें कि क्या ड्रग होती है, अगर सर्च करके ही चाहे करें तो आप इसके बारे में पढ़ें। एक ड्रग होती है, उसके साथ साथ में पायरोडॉक्सिन दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को। वो क्यों दिया जाता है, पर अनीमिया प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट्स लिवर डैमेज, प्रिवेंट्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी, प्रिवेंट्स हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है। तो ये किस लिए दिया जाता है, प्रिवेंट्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो उसके लिए पायरोडॉक्सिन दिया जाता है अलॉन्ग विद INH एक ड्रग होती है जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को दी जाती है। व्हाट कलर कोड इज़ यूज फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। कलर कोड्स यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में, आपको इसको नॉलेज होना चाहिए। वो नहीं कि एक कार्डियक अरेस्ट का पर्सन है जो सफ़र कर रहा है, उसके लिए कौन सा कलर कोड यूज़ किया जाएगा, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड। तो इसमें ब्लू यूज़ किया जाएगा, बाकी आप पढ़ लें ब्लैक किसके लिए यूज़ होता है, रेड किसके लिए, ग्रीन किसके लिए यूज़ होता है, या पढ़ लें हॉस्पिटल में ये कोड्स यूज़ होते हैं। और गाइस यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है, ये पीछे चला जाता है, एक मिनट वेट करना। इसमें हाँ ये हो गया हमारा 44 एमसीक्यू रहेगा यहाँ पे, इसको हम साइड करते हैं, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत इसी वजह से आ रही है। तो ये यहाँ पे रहेगा सॉरी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिस्ट्रेंट्स यूज टू प्रिवेंट रिमूविंग ट्यूब्स बाय फिंगर्स एंड हेड्स। बोल रहे हैं कि इसमें रिस्ट्रेंट एक यूज़ किया जाता है जो प्रिवेंट करता है कि ताकि वो जो पेशेंट है वो अपनी ट्यूब्स फिंगर या हेड से निकाल नहीं दे। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, बॉडी जैकेट्स, मम्मी रिस्ट्रेंट्स, सेफ्टी बेल्ट्स, या मिट रिस्ट्रेंट्स। तो मिट रिस्ट्रेंट्स यूज़ होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये है, बीच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ एन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा टेस्ट है जो इन्वेजिव मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ कोई चीज़ डाल के देखी जाती है, मतलब ऐसे एक्सरे वगैरह हो गया वो इन्वेजिव नहीं है, ठीक है। तो बोल रहे हैं इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कौन सा है इनमें से,
कार्डियक कैथेटराइजेशन, इकोकार्डियोग्राम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, कंप्यूटेड टोमोग्राफी ग्राफी। तो इसमें से जो इन्वेजिव जो एक जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो कौन सा है? कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसमें जो कैथेटराइजेशन की जाती है, ठीक है, वो है। 46 का जो रहेगा, इन विच कंडीशन द चाइल्ड्स नीज आर क्लोजर टुगेदर बट द फीट आर स्प्रेड। ये कौन सी कंडीशन है जिसमें चाइल्ड्स की जो नीज हैं वो पास पास होती हैं लेकिन फीट्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं? तो इसमें जेनुवारम, सिंडेक्टली, जेनुवेलगम, या फिर पॉलीडेक्टली। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें जेनुवेलगम रहेगा, जिसमें जो है बच्चे की जो नीज़ हैं वो पास पास होती हैं लेकिन फीट्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है ये है, कौन सा एमसीक्यू है ये? 47th है। इस वीडियो का जो है ये 22nd होगा। तो व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म ल्यूकीमिया? बोल रहे हैं ल्यूकीमिया क्या होता है? तो ल्यूकीमिया जो होता है प्रोलाइफरेशन ऑफ मैच्योर वाइट ब्लड सेल्स होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, प्रोलाइफरेशन ऑफ इमैच्योर प्लेटलेट्स, प्रोलाइफरेशन ऑफ इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स। तो आपको ये सिर्फ ये याद रखना, प्रोलाइफरेशन ऑफ इमैच्योर वाइट ब्लड सेल्स की जो होती है उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। तो 48th क्या रहेगा? उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना आपने। तो बाकी भी जो इसकी पहला पार्ट है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने, एफएम रिजल्ट के सॉल्व पेपर उसमें डाले हुए हैं, पहले 2016 का भी आपको मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, आप ज़रूर देखें। तो ये रहेगा, व्हाट कम्युनिटी डज पीपल लिविंग इन सिटीज़ बिलोंग टू? बोल रहे हैं कि जो सिटी में लोग रहते हैं वो कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, सेमी अर्बन। तो ये तो आसान था, अर्बन कम्युनिटी। तो व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशनल अप्रोच इज़ फॉर पैनल डिस्कशन? बोल रहे हैं कि कौन सी एजुकेशनल अप्रोच जो यूज़ की जाएगी पैनल डिस्कशन के लिए? ग्रुप अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच, मास अप्रोच, स्ट्रेट अप्रोच। तो इसमें ग्रुप अप्रोच रहेगा, ये रहेगा। 50 जो एमसीक्यू हमारा आएगा, विच पोजीशन इज यूज टू प्रमोट वेनस रिटर्न एंड टू प्रिवेंट शॉक? बोल रहे हैं कि कौन सी पोजीशन है जो यूज़ की जाती है ताकि वेनस रिटर्न हो सके और शॉक प्रिवेंट, मतलब शॉक में कौन सी पोजीशन होनी चाहिए? तो इसमें नी टू चेस्ट ये नहीं होनी चाहिए पोजीशन है। मैंने आपको कल भी बोला था पोजीशन के 2-3 क्वेश्चन इसी में आ गए हैं वीडियो में, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेने। विटामिन भी बोला था, वो भी आपने अच्छे से पढ़ लेने। तो बोल रहे हैं कि शॉक में कौन सी पोजीशन जो है, पेशेंट अगर शॉक में तो उसको रखा जाता है ताकि उसका वेनस रिटर्न जो है वो प्रमोट हो सके, बढ़ सके। तो नी टू चेस्ट में नहीं होगा, साइड लाइन में नहीं होगा, उसको डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होगा, ट्रेंडल एलन वर्ग पोजीशन। तो इसमें ट्रेंडल एलन वर्ग पोजीशन रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि ट्रेंडल एलन वर्ग पोजीशन में क्या होगा कि जो पेशेंट का हेड है वो डाउनवर्ड, इसको हाइपोटेंशन में भी इसको यूज़ किया जाता है, बीपी लो तब भी इस पोजीशन को यूज़ किया जाता है। हेड जो डाउन रखा जाएगा और जो आपका जो है वो लेग्स हैं जो उसको उनको अपर किया जाएगा ताकि जो वेनस रिटर्न है उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो यही थे जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे हमने जो 50 एमसीक्यूज़ हमारे हो गए दो वीडियो के। तो नेक्स्ट वीडियो जिसकी है वो भी आ जाएगी जल्दी। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए। तो अच्छे से तैयारी करें आपकी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।